हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक भैया दूज का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। इस मौके पर भाई भी अपनी बहनों को कुछ न कुछ उपहार देकर अपना स्नेह जाहिर करते हैं। भैया दूज को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों समेत हरियाणा के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भाई बहन के स्नेह के प्रतीक भाई दूज के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों के बीच अटूट स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए हरियाणा के लोगों को भैया दूज के त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक भाई दूज के पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं कांग्रेस ने भी भाई बहन के इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम प्रेम और स्नेह के पर्व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सभी देशवासियों को भाई बहन के पावन पर्व की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई बहन के पावन पर्व भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उधर हरियाणा के झज्जर में भाई दूज का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं भाइयों ने अपनी बहनों की सुरक्षा का वचन दिया। छोटी छोटी बहनों ने भाई दूज पर भाइयों को तिलक लगाया, नारियल भेंट किया और लंबी उम्र की कामना की। भाई बहन के प्यार और सम्मान के त्योहार भाई दूज पर बहन अपने भाई को तिलक लगाती हैं। तिलक लगाने के बाद भाई को गोला, पान, पताशे, फूल, काले चने और सुपारी दी जाती है। उधर सोनीपत के गांव झरोटी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओलावृष्टि से किसानों के फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम के आगमन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को डीसी ललित सिवाच ने अधिकारियों के साथ मिलकर झरोटी गांव का दौरा किया था। आपको बता दें, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन कराने के लिए क्षेत्र के किसान 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मिलने चंडीगढ़ गए थे। वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 नवंबर को सोनीपत में पहुंचने का आश्वासन दिया था। सीएम मनोहर लाल के तय कार्यक्रम के अनुसार डीसी ललित सिवाच ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया। तो बता दें, सोनीपत के गांव झरोटी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे हैं। झरोटी में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया है और विरोध की आशंका भी जताई गई थी, तो ऐसे में कार्यक्रम स्थल को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। आपको यहां पर जानकारी दे दें, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने के लिए क्षेत्र के किसान 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चंडीगढ़ गए थे। वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 नवंबर को सोनीपत में पहुंचने का आश्वासन दिया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संजीव घनगर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, गांव झरोटी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओलावृष्टि से किसानों के फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराने के लिए क्षेत्र के जो किसान हैं वो 3 अक्टूबर को सीएम से मिलने के लिए चंडीगढ़ गए। वहां पर सीएम ने
6 नवंबर को सोनीपत में पहुंचने का आश्वासन दिया था। किसानों को जिस तरह से एक साथ मौसम, महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, क्या आज किसानों को मौसम की मार से हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की कोई जानकारी सामने आ पा रही है? और क्या फसलों की एमएसपी और बुआई के लिए खाद दी जा सकती है? ये बिल्कुल तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री झरोटी में पहुंचे हैं और उन्होंने खुद ही बताया कि आज वो झरोटी गांव में पहुंचने से पहले ही उन्होंने गांव के खेतों का हवाई दौरा भी किया है, जिसमें उन्होंने फसलों के हालात देखे हैं। जी संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे हैं, झरोटी में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का यहां पर जायजा लिया गया है, विरोध की जो आशंका है वो भी जताई गई थी, तो क्या ऐसे में जो कार्यक्रम स्थल है उसको अभेद किले में तब्दील किया गया है? बिल्कुल, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और सोनीपत जिले की पूरी पुलिस के साथ साथ बाहर के जिलों की भी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। कुछ सैन्य टुकड़ियां भी उनकी सुरक्षा में लगाई गई हैं ताकि किसानों का कोई विरोध ना हो। और तो पंडाल बनाया गया है वो गांव से दूर खेतों में बनाया गया है ताकि यहाँ पर किसान आसानी से ना पहुँच पाए। यहाँ पर सिर्फ ग्रामीणों का ही कार्यक्रम है और अभी हम कार्यक्रम में ही हैं और यहाँ पर जो आसपास कोई बिल्डिंग है या कोई स्थान है वहाँ पर भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। जी संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सोनीपत में इसके पहले ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए आ चुके हैं और उस समय भी किसानों ने मुख्यमंत्री का विरोध न करने का ऐलान किया था। यह पहला मौका होगा जबकि किसान आंदोलन के चलते सीएम पिछले 1 साल में पहली बार यहां किसानों के बीच होंगे। जी बिल्कुल, बात करें तो यहाँ पर आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले गोहाना में एक प्रोग्राम था जिसमें किसानों के विरोध के चलते वो नहीं पहुंच पाए थे और वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। आज भी बता दें कि 2 बजे 1 बजे का समय जो था वो मुख्यमंत्री और प्रशासन की ओर से दिया गया था कि 1 बजे वो पहुंचेंगे, मगर जो आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए अन्य सुरक्षा कारणों के चलते यहाँ पर करीब 2 बजे पहुंचे हैं। 1 घंटा देर से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। जी जानना चाहेंगे संजीव, क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित किया है और उसमें क्या कुछ बातें कही गई है? आज एक जनसभा का भी आयोजन किया गया था जिसमें सैकड़ों ग्रामीण भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने मुआवजे की भी बात कही है और ग्रामीणों द्वारा जो मांग पत्र रखा गया था वो सभी मांगे मान गई हैं और मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि जितनी भी मांगे ग्रामीणों की ओर से दी गई हैं वो सभी की सभी पूरी की जाएंगी। कुछ मांगे मंच से ही उन्होंने व्यक्त कर दी हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। झरोटी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओलावृष्टि से किसानों के फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। धन्यवाद संजीव, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होने पर पार्टी के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बिना किसी का नाम लिए कुछ नेताओं पर निशाना साधा और इसी के साथ ही पार्टी हाईकमान ने राज्यों के प्रभारी से हार जीत की रिपोर्ट मांगी। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा, हिमाचल समेत 14 राज्यों से रिपोर्ट तलब करने को कहा है। ऐलनाबाद उपचुनाव में मिली जीत के बाद इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। ओपी चौटाला ने एक बार फिर से दावा किया कि अगर किसानों ने कहा तो अभय चौटाला दोबारा इस्तीफा देंगे। इसके पहले भी किसानों के कहने पर ही अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था। वहीं इनेलो सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी ने धनबल का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी लोगों ने इनेलो के प्रत्याशी में आस्था जताई और इनेलो ने जीत को दर्ज किया। सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने को लेकर भी ओपी चौटाला ने प्रतिक्रिया दी। ये भी कोई कहने की बात है कि आगे दिए तो आगे क्यों नहीं देगा। लोगों के कहने से पहले इस्तीफा दिया था, लोग कहीं नहीं तो फिर दे देगा। तो आप भी जाएंगे किसानों के बीच में? अब मैं तो जेल से रिहा होते सबसे पहले किसानों पे ही कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने बहुत मेहनत की।
उस मेहनत का लाभ आने वाले विधानसभा के चुनाव में और ज़्यादा है। तो हमारा पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जीत पिछले चुनाव के मुकाबले में कम वोटों से हुई है। अब की सरकार ने हर नाजायज हरबा इस्तेमाल किया, खुलेआम पैसे से वोट खरीदे, सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया गया और इस छावनी बना दिया था इलाहाबाद का। उसके बावजूद हालत ये थी कि मतदाताओं ने गांव में उनको घुसने नहीं दिया था। लोगों ने बहुत हिम्मत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी की कोई भी तो चीज़ नहीं है ना। एक खाद की बात छोड़ो, आप रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे। जो चीज़ किसान उत्पादन करता है वो तो कोई खरीदता नहीं, और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट आगे बनता है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये हिसाबे दाम बढ़ा करके बीजेपी नेता कपिल मिश्रा गुरुग्राम के सेक्टर 12A में उस जगह पर गोवर्धन पूजा में शामिल हुए जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग हर हफ्ते नमाज अदा किया करते थे। पूजा का आयोजन हिंदू संगठन संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने किया था। गुरुग्राम पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को उस स्थान पर नमाज अदा नहीं की जानी थी। मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समिति ने राह दिखाई है कि शांतिपूर्ण तरीके से विचार कैसे रखे जाते हैं। सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने पर आपत्ति जताते हुए मिश्रा ने कहा कि अगर विभिन्न धर्मों, पंथों और संप्रदायों के लोग हर हफ्ते एक दिन खुले सार्वजनिक स्थान पर कब्जा लेते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप सभी सड़कें और पार्क अवरुद्ध हो जाएंगे। मिश्रा ने कहा, हमें सड़क पर चलने, अपने दफ्तर, अस्पताल, कार्यस्थल जाने और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता चाहिए। अगर एक समुदाय के लोग हर हफ्ते इस स्वतंत्रता को छीन लें तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। देश में 3 कृषि कानून अभी लागू भी नहीं हुए, लेकिन खाद कंपनियों ने कालाबाजारी और किसानों के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि डीएपी की कमी के चलते खाद कंपनियों ने जबरदस्ती दुकानदारों के जरिए किसानों को डीएपी थैले के साथ सल्फर देनी शुरू कर दी है, जिसे लेकर किसान नेता ने पीएम, केंद्रीय कृषि मंत्री और सूबे के मुखिया मनोहर लाल को पत्र लिखा और कंपनियों की गुंडागर्दी के खिलाफ संज्ञान लेने की मांग की है। कंपनियों की सीधी गुंडागर्दी देखिए। अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसके चलते चलते हालात देखिए कि पहले डीएपी के साथ सल्फर लगा के बेचा गया, अब ज़बरदस्ती यूरिया के साथ सल्फर लगा रहे हैं। 3 तारीख को एक रैक आया है शाहबाद के अंदर और उसमें कंपनी ने 1 वैगन साथ में सल्फर का भेजा, यानी कंपनी ने ज़बरदस्ती डीलर को दिया, डीलर ने ज़बरदस्ती दुकान वाले को दिया और दुकान वाले ने ज़बरदस्ती सल्फर किसान को दिया। 266 रुपये का यूरिया का थैला है, उसके साथ 250 रुपये का सल्फर जबरदस्ती किसान को। तो केंद्र के कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको चिट्ठी लिखी है कि इस पे तुरंत संज्ञान लें। और मैं एक और बात अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी हो इसका कड़ा विरोध करें, इस कंपनी की गुंडागर्दी का कड़ा विरोध करें। दुकान वालों से कंपनी वाले ज़्यादा जिम्मेवार है इस चीज़ को, जो जबरन लगा के बेच रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। अंधेरगिर्दी बिल्कुल मची हुई है। तो साथियों, सभी इस पे एक्शन लें अपने अपने जगह पे, जहाँ जहाँ भी ये ज़बरदस्ती साथ में लगा रहे हैं सल्फर, और उसका विरोध करें सभी जगह। हिसार जिले के कस्बे नारनौद पहुंचे राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा के विरोध के दौरान किसानों और पुलिस के बीच में टकराव हुआ। सांसद की कार के शीशे टूट गए। धक्का मुक्की में एक किसान कुलदीप बेसुध हो गया। पुलिस ने 3 नामजद सहित 60 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया और इसी को लेकर किसानों ने नारनौद थाने में अनिश्चितकालीन धरना दिया और सांसद जांगड़ा, सांसद के पीए, गनमैन सहित 7 आए लोगों पर केस दर्ज कराने की मांग की।
मांगे बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी का सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उसके पीएसओ और उसके साथ के लोग जिन्होंने भाई कुलदीप राणा पर कातिलाना हमला किया है, 307 का पर्चा दर्ज किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और जो हमारे 3 साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है उसको रद्द किया जाए। ये हमारी 2 मांगे। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोहतक में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भाजपाइयों को मंदिर में बंधक बनाने के मामले पर अरविंद शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को घेरा। सांसद ने कहा कि ये लोग भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी और कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। भाईचारे का नुकसान पहुंचाने के लिए, भाईचारे को डिस्टर्ब करने के लिए ये कांग्रेसियों की, जैसे सारे साथियों ने बताया कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा बिल्कुल पर्टिकुलर उनके आदमी थे और ऐसे लड़के भी थे जो नौकरियां लगे हुए हैं, मैं कहता हूं नौकरियों में जाते भी नहीं है वो, और ऐसे लड़कों ने वहां पर उद्यमस उतारा हुआ था और उनका सिर्फ एक ही चीज था। आपने वीडियो भी वायरल हुई है, आपने देखी होगी, अरे बोले ये कैसी सरकार आ गई, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। तो मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए से कि भाई सपने देखते रहो, ये भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल की सरकार है, सपने देखते रहो। 20 से 25 साल भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है, इनका कोई नामोनिशान। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में प्रशासन भाईचारे को खराब नहीं करना चाहता है, प्रशासन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिससे ये लगे कि भाईचारा खराब हो गया। प्रशासन ने सख्त एक्शन ले लिया और इनको समझना चाहिए इनका एक ही काम है किस तरह से भाईचारा खराब हो, एक ही बात पर लगे हुए हैं। और सारे के सारे मिलकर के मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, भारतीय जनता पार्टी भाईचारे को खराब नहीं होने देगी। और आपको हरियाणा के फतेहाबाद में डीएपी खाद की समस्या को लेकर सड़कों पर किसान उतरे। फतेहाबाद चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर किसानों ने नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि फतेहाबाद के रतिया इलाके में खाद का संकट बना है। खाद की समस्या के चलते किसान गेहूं की फसल की बिजाई नहीं कर पा रहे। इसके चलते फतेहाबाद के रतिया इलाके के संजय गांधी चौक पर किसानों ने जाम लगाया। किसानों का कहना है कि सुबह होते ही दुकानों के बाहर किसान लाइन लगा लेते हैं, उसके बाद भी डीएपी खाद नहीं मिलती है।
आज रतिया के अंदर जो किसानों को गेहूं उगाने के लिए, जो अपनी फसल उगाने के लिए डीएपी खाद की ज़रूरत है, वो खाद नहीं मिल रही। इसको सरकारी जो बैंक है, सोसाइटी है, उसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आई, और जो प्राइवेट दुकानें हैं उनके ऊपर खाद आ रही है, और वो खाद प्राइवेट जो दुकान है वो अपने जो जानकार लोग हैं जिनकी उनके साथ सेटिंग है उनको तो दे रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनको लाइनों में लगाकर 10-10 गट्टे देते हैं, और जब आधे लोगों का नंबर निकल जाता है और जो पीछे रह जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि खाद है जो ख़त्म हो रही है, तो लोग परेशान होते हैं, लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन लाइनों में लगते हैं। और आज जब शनिवार को आकर उस दुकान के आगे लाइन लगाई तो पता चला कि आज रतिया में खाद नहीं आती, तो किसानों ने गुस्से के अंदर आकर रतिया संजय गांधी चौक में धरना लगा दिया, और जब तक खाद नहीं मिलेगी, जब ऊपर से कोई बड़े अधिकारी आकर बात नहीं अपनी रखेंगे। अंबाला में अब आरसी, लाइसेंस और एनआरसी जैसे मुख्य कागजों के लिए आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। देखा जाता था कि लाइसेंस, आरसी के लिए आम जनता को बार बार सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे, और तब भी कई बार उनका काम नहीं होता था। लोगों की परेशानी को देखते हुए एसडीएम हितेश कुमार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम हितेश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सरल केंद्र की जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए पूरा एक टोकन सिस्टम होता है। उसके लिए उन्हें फाइल यहाँ से टोकन लेके फाइल तैयार करवानी पड़ती है, उसके बाद वो फाइल आगे मूव होती है। एजेंटबाजी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसको आना कंपलसरी किया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कुछ केसेस में प्रायोरिटी या एग्जम्पशन के क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जैसे अगर किसी की मेडिकल कंडीशन है और वो अगर उसकी रिसिप्ट हमें देता है तो उसको प्रायोरिटी पर रख दिया जाता है, एग्जम्पशन अलाउ कर दिया जाता है। सिमिलरली अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है जो वॉक करने में उसको परेशानी आती है, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस से जो इमरजेंसी बेसिस पर आया हुआ है विद हिज और हर ऑथोरिटी लेटर, तो देन उनको एग्जम्पशन या प्रायोरिटी बेसिस पर रखा जाता है। एक ये सीनियर सिटीजन प्लस मेडिकल दोनों मिक्स कंडीशन था। इसमें लेडी की उम्र 70 ईयर्स थी और साथ में उनको अर्थराइटिस का इशू था, नी पेन का इशू था, तो उन दोनों चीज़ों को देखते हुए उनको प्रायोरिटी दी गई थी टोकन में। उनका टोकन नंबर 130 था और अराउंड 90 के आसपास अभी टोकन चल रहा था। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप कैटेगरी में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार आज चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को वो कला गांव में जाएंगे, जहां कोविड-19 के दौरान लोग जिस तरह के तनाव से गुजर रहे हैं उससे उबारने की कोशिश की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया। नतीजन आमजन की सोच पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए बदली है। वहीं इसका श्रेय उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी समाज में बाकी खिलाड़ियों की तरह देखा जाए। उनका मेन पर्पस ही था, जैसे मैं एक गवर्नमेंट स्कीम में हूँ जिसको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कहते हैं। द होल पर्पस ऑफ द स्कीम वाज टू फिनिश ऑन द पोडियम, सो द गवर्नमेंट पुट मी देयर इन द बिगिनिंग ऑफ इट। दे हैड फुल फेथ इन माय परफॉर्मेंस एंड सो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा, और हर एक डिटेल को उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली रिसर्च किया और एक्सेप्ट किया, और उसके कारण एक एग्जाम्पल बन सकता था बाकी एथलीट्स को कि अगर आप कोई टैलेंट में हैं और कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं तो आप उसको एक प्रोसीजरल मैनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वाज एन एग्जाम्पल सेट अप बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पर्टिकुलरली द पीएमओ ऑफिस दैट वी आर गोइंग टू यूज शरद्स इवेंट as an experiment to showcase the scheme for para athletics. So this is what happened. Of course they wanted me to win a gold medal, but then prior to sports एक ऐसा है कि you might just have a down day, maybe just one day before your competition. So that same thing happened to me. I got injured, but yet very well yet I think bronze was a gold for me, because when I thought of not participating, जब मैं participate ही नहीं करना चाह रहा था injury के कारण, I participated, got in all my strength together, and then I won a bronze medal. So I think I have to be satisfied with it, because sometimes it is just mere bad luck. But yeah, लेकिन best part about the Paralympics, केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती और हरियाणा सरकार के अलग से वेट दरें कम करने के बाद प्रदेश में तेल की कीमतों में कमी आई है। अन्य राज्यों में वेट दरों में कमी न किए जाने के कारण हरियाणा में तेल की कीमतें अन्य राज्यों के मुकाबले 17 रुपए प्रति लीटर तक कम हो गई। वर्तमान में प्रदेश में पंजाब
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के मुकाबले हरियाणा में तेल की कीमतें सबसे कम हैं। अगर हिसार की बात करें तो कटौती से पहले यहां पर पेट्रोल के दाम 108 रुपए लीटर तक पहुंच गए थे, जिसकी कीमत अब 96 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं डीजल के रेट पहले 99 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर थे, जो कि अब 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। उधर बहादुरगढ़ में वाहन ईंधन पर चढ़ा महंगाई का रंग कुछ उतरा तो दीपावली पर आम आदमी को राहत मिली। केंद्र के बाद राज्य सरकार की ओर से वेट में कमी किए जाने के बाद अब दिल्ली के मुकाबले बहादुरगढ़ में पेट्रोल करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता है। ऐसे में सीमा के नजदीक जो पेट्रोल पंप हैं वहां दिल्ली से भी लोग वाहन लेकर आ रहे हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से जिस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही थी, वह केंद्र और राज्य सरकार के कदम से एक झटके में ही कम हो गई। दिक्कत तो मैडम बहुत आ रही है, क्योंकि सैलरी वैलरी बढ़ रही नहीं है, मालिक भी मनमर्जी करता है और इधर दाम हर चीज़ पे बढ़े जा रहे हैं, गैस पे भी बढ़े जा रहे हैं, पेट्रोल पे भी बढ़े जा रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा फ़ायदा। तो दिक्कतें तो बहुत है और महंगाई बढ़े जा रही है, घर का खर्चा कहाँ से चलाएं हम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आम जनता को पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज और वेट घटाकर एक बड़ी राहत दी। करनाल जिले में परसों के मुकाबले आज पेट्रोल और डीजल के रेट में काफी कमी देखने को मिल रही है। सर तो सारा चीजों को पड़ रहा है साहब, क्या करें। तो पिछले 2 दिन में काफ़ी रेट का असर देखने को मिला, कम हुआ है। 2 दिन किस तरीके से देखते हैं? कम क्या हुआ फिर भी 100 से तो ऊपर ही है। कहाँ 70 75 था, कहाँ हो लिया 12 रुपये घट गया, आगे डलवाया। तो लगता है पहले। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।